आज की ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक बार ओलंपियाड और एक वॉर हीरो रह चुका है। उसका नाम था लुई शेल्वी। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हमें आर्मी एयरफोर्स के बम्बार्डियर लुई और उसके दो क्रूज का इंट्रोडक्शन मिलता है। ये लोग राफ्ट में लेटे हुए समुद्र के ऊपर हैं, जहाँ पर जापानीज आर्मी का कंट्रोल है। इससे 1 महीने पहले ही लुइस ओलंपियाड में दौड़ा था और न्यूज हेडलाइन में उसे काफी अप्रिशिएशन भी मिली थी। लेकिन अब वो मीलों दूर यहाँ इस हालात में पड़ा था। उसका वेट भी घटकर आधे से कम रह गया था। तभी अचानक इन लोगों की नज़र एक उड़ते हुए एरोप्लेन पर पड़ी तो उन्हें लगा शायद कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा है। लेकिन तभी उस प्लेन से लुइस और उनके साथियों पर फायरिंग होने लगी। अपनी जान बचाने के लिए तीनों जल्दी से पानी में कूद गए। हम इस स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर में ही 1929 में हम कैलिफोर्निया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लुइस और उसके भाई पीट की एक विजिंग साउंड से नींद खुल जाती है। जल्द ही उन्हें पता लग जाता है कि उनकी सिटी में हवाई अटैक हो गया है। जर्मन एयरशिप घरों के ऊपर से उड़ते हुए फायर कर रहे थे। ये एयरशिप्स ऑलरेडी फ्रांस, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, जापान और जर्मनी को नेविगेट कर चुके थे और 3 दिनों से लगातार इसी तरह सिटीज के ऊपर से उड़ते जा रहे थे और आज उनका लास्ट दिन था। लुई न्यूयॉर्क के ओलैंड में पैदा हुआ था। उसकी फैमिली इटालियन इमिग्रेंट्स थी। बचपन से ही लुइस रेबल टाइप का था। अपने स्कूल और टॉरेंस कैलिफोर्निया की गलियों में उसने बहुत एडवेंचर किए। उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि न्यूयॉर्क के चिल्ड वेदर के चलते 2 साल के लुइस को निमोनिया हो गया था। पीट लुई का बड़ा भाई था और उससे एकदम अलग था। वो लुइस की तरह शरारती बिल्कुल नहीं था, बल्कि काफ़ी पोलाइट और पढ़ने में तेज था। पीट को हमेशा ही लुइस की टेंशन रहती थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ बदमाश टाइप के लड़के लुइस को उसकी शॉर्ट हाइट और इटालियन होने की वजह से तंग करते हैं। लुइस लोगों का खाना चुराता था, लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन लुइस क्लेवर और कॉन्फिडेंट भी था। वो इतना बोल्ड था कि किसी भी प्रॉब्लम से बड़ी चालाकी से बच निकलता था और अपनी इसी क्वालिटीज़ के चलते वो इतने सालों तक चली वॉर में सरवाइव कर पाया। लुइस के बड़े भाई पीट ने लुइस को एक एथलीट बनाने के लिए उसकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू कर दी। लुइस ने कई सारी रेसेस जीती और ऑल सिटी फाइनल्स में 5th पोजीशन तक पहुंच गया। हालांकि वो एक ब्रिलियंट रनर था, लेकिन उससे दौड़ना काफ़ी बोरिंग लगता था। उसे लग रहा था कि वो एक ही टाइप के रूटीन में फंस गया है। इस बात पर लुइस की अपने फादर से लड़ाई हो गई, जिसके बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास लॉस एंजल्स चला गया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब कभी घर नहीं लौटेगा, लेकिन कई रातें भूखे पैसे सड़क पर गुजारने के बाद उसे घर की याद आई। उसने अपने भाई के सामने हार मानते हुए फिर से एक बार ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये 1932 की गर्मियों की बात है। लुइस की डेडिकेशन ने उसे एक ब्रिलियंट रनर बना दिया था। वो इंडियन रिजर्वेशन में ट्रेनिंग के लिए गया और जब वापस आया तो पैशन से भरा हुआ था। अब उसने अपने डेली लाइफ में भी रनिंग इन्वॉल्व कर ली थी। अब वो अपनी बाइक चलाने के बजाय स्ट्रीट में दौड़ता था। मिलर ग्लेन कनिंगम उसका आइडियल था, जिसने बुरी तरह जलने के बाद भी रनिंग में अपना करियर बनाया था। लुइस की अब एक पर्सनालिटी बन रही थी। हालांकि वो अभी भी पहले वाला स्ट्रॉन्ग और कभी हार ना मानने वाला लुइस था, लेकिन अब उसका एक एम्बिशन था। जो लुइस में मेंटल इमेजिनरी की स्ट्रॉन्ग पावर थी और साथ ही अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से उसे किसी भी चैलेंज में हराना मुश्किल था। हाई स्कूल पास करने के बाद लुइस को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्कॉलरशिप मिल गई थी, जहां उसका भाई भी पढ़ता था। लेकिन उसके भाई ने उससे कहा कि कुछ टाइम और ट्रेनिंग करो, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करो। लुइस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ओलंपिक टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ एक बार फिर उसकी विल पावर काम आई। उसने ओलंपिक के लिए फाइनल ट्रायल देने का सोचा। फाइनल ट्रायल न्यूयॉर्क में होना था। लुइस ट्रायल के लिए न्यूयॉर्क गया। फिर पूरे टॉरेंस को उस हाई स्कूल ग्रेजुएट से उम्मीदें थीं। उसके माइंड में एक ही पिक्चर थी। वो खुद को ओलंपिक ट्रैक में दौड़ते हुए देखना चाहता था और वो हर मुसीबत फेस कर सकता था। रेस वाले दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। सारे एथलीट्स रेस के लिए एकदम रेडी थे। इस रेस में लुइस ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने डॉन लेस को हराकर ये रेस जीत ली। लेकिन कुछ मिनट बाद ही अनाउंसमेंट हुई कि रेस लुइस ने नहीं
बल्कि डॉन ने जीती है, लेकिन लुइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो फिर भी ओलंपिक टीम का यंगेस्ट डिस्टेंस रनर बन गया था। अपने माइंड में तो वो ऑलरेडी बर्लिन के ट्रैक में दौड़ रहा था। अमेरिकन ओलंपिक टीम ट्रेनिंग के लिए जर्मनी आई। जहाँ ओलंपिक होना था वो विलेस जर्मन के कंट्रोल में था। अपने बारे में लुइस ऑलमोस्ट श्योर था कि वो शायद मेडल ना जीत पाए, क्योंकि फिनलैंड कई सालों से ये रेस जीत रहा था। फाइनल से पहले लुइस को पीट का लेटर मिला। इसमें एक जोकर और एक रेसर की पिक्चर थी, जिसके नीचे लिखा था इनमें से कौन लुइस बनेगा। पीट के इस लेटर ने लुइस को बड़ा मोटिवेट किया। ओलंपिक्स के फाइनल में लुइस 8वें नंबर पे था, फिर भी उसने फास्टेस्ट फिनिश का रिकॉर्ड बनाया। यहाँ तक कि हिटलर ने डिमांड रखी थी कि उसे एक हैंडशेक के लिए द बॉय विद द फास्ट फिनिश से मिलना है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एडमिशन लेने के बाद लुइस ने काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान वो अपनी ट्रैक टीम के काफ़ी क्लोज आ गया था। इनमें से एक मिस्टीरियस सा जापानीज था जिसे लोग जिमी के नाम से बुलाते थे। जिमी खुद को इवी लीग एजुकेशन का स्टूडेंट बोलता था। हालांकि लुइस को जल्दी ही उसका ये झूठ पता चल गया था, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला ये बात वो कभी समझ ना सका। लुइस अब डे बाय डे बेटर परफॉर्म कर रहा था। फिर जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। जापानीज गवर्नमेंट चाइना पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही थी। अप्रैल 1940 में जापान के चाइना को हराने के 2 साल बाद हिटलर ने पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। हिटलर की आर्मी का पूरे यूरोप में टेरर फैला हुआ था। सोवियत यूनियन ने हेलसिंकी के ओलंपिक स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल करने पड़े। इन सारे इवेंट्स का लुइस की हेल्थ पर काफ़ी डीप इफेक्ट पड़ा। वो अक्सर बीमार रहने लगा। फिर उसने एक वेल्डर की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने ड्राफ्ट पास किया और लुइस ने अपना नाम एयर कॉर्प्स में लिखवा दिया था, लेकिन उसे फ्लाइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने ये जॉब छोड़ दी और मूवी में काम करने लगा, जहां उसे एक्स्ट्रा रोल मिलते थे। ताकि कुछ ड्राफ्ट्स के बाद ही उसे एयरफोर्स में जॉब मिल गई। फिर एक दिन FBI को पता चला कि जिमी उर्फ सास्की असल में एक जापानीज नेवी का स्पाई यानी जासूस था। उसे कैलिफोर्निया में जासूसी करने और पैसे जमा करने के लिए भेजा गया था। इस बात के खुलासे के बाद पूरी दुनिया में पर्ल हार्बर पर अटैक की खबर फैल गई थी। लुइस और पीट ने भी ये न्यूज़ सुनी, जिससे दोनों बेहद डर गए थे। लुइस ने एयरफोर्स में बम्बार्डियर के तौर पर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। अब वो एक क्रू का मेंबर था। फिर जल्द ही लुइस ने आर्मी फ्लाइंग स्कूल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद उसे 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिली। उसकी दोस्ती रसेल एलन फिलिप्स से हुई, जो काफ़ी हद तक पीट जैसा लगता था। लुइस इससे कई सारे मिशंस में गया, जिनमें इसमें एक बार उसके प्लेन में 594 बुलेट होल्स आए थे, लेकिन हर बार उसकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस उसे बचा लेते थे। 27 मई को लुइस, फिल और बाकी क्रू मेंबर पैसिफिक ओशियन की तरफ गए, जहां उन्हें 1 दिन पहले लापता हुए एक प्लेन को रेस्क्यू करना था। दोपहर के टाइम उनके प्लेन ग्रीन हॉर्नेट में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से प्लेन ओशन में गिर गया। लुई बुरी तरह वायर्स के बीच फंस चुका था और प्लेन के मलबे के साथ ही पानी के अंदर डूबने लगा। प्लेन का मलबा तेजी से ओशन बोट्स में जा रहा था। लुइस ने बचने की उम्मीद छोड़ दी और बेहोश हो गया, लेकिन तभी जैसे एक मिरेकल हुआ। लुइस को होश आया, वो प्लेन के मलबे से बाहर निकला और तैरता हुआ ऊपर आ गया। लुइस की लाइफ में ये घटना किसी मिरेकल से कम नहीं थी। उसे लाइफ में एक सेकंड चांस मिला था। ग्रीन हॉर्नेट प्लेन के बस 3 लोग ही बचे थे, लुइस, फिल और न्यूटेल। उनके पास सप्लाई काफ़ी कम थी। 2 रॉब्स और न्यूट्रिशन पैक चॉकलेट का एक पैकेट, बस इतना ही था। तीनों रॉफ्ट के ऊपर बैठे रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। खतरनाक शार्क्स उनके चारों तरफ घूम रही थी। जब रात हुई तो जिंदगी में पहली बार लुइस को वीकनेस फील हुई। इसके शायद इमोशनल और स्पिरिचुअल टेंशन का असर था, जो उसकी फिजिकल हेल्थ पर पड़ रहा था। वो एक ऐसे प्लेस में था
जहाँ उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। फिर भी लुइस बड़ी हिम्मत से एक दिन काट रहा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद की एक रोशनी थी। 28 मई को ग्रीन हॉर्नेट को मिसिंग प्लेन डिक्लेयर कर दिया गया था। लुइस, सिल और मैक जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दिन में जब कोई प्लेन उनके ऊपर से गुजरता तो उन्हें लगता शायद वो उन्हें ही बचाने आ रहे हैं, लेकिन फिर उनकी उम्मीद टूट जाती। फिर रात को बड़े दुख के साथ ये लोग उसी राफ्ट के ऊपर सो जाते। 5वें दिन टॉरेंस में खबर फैल गई कि लुइस मर चुका है। लुइस की मदर को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पैसिफिक में लुइस ने 2 बार अमेरिकन वॉरप्लेन्स को स्पॉट किया, लेकिन दोनों ही प्लेन्स उन्हें स्पॉट नहीं कर पाए और वे कई दिनों तक राफ्ट में ऐसे ही तैरते रहे। उनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी खत्म हो चुका था। अब उनके पास पीने को कुछ नहीं था। एक रात तूफान के साथ जोरों की बारिश हुई। बारिश का पानी पीकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और खाने के लिए जो भी थोड़ा बहुत था वो मैक खा गया था, जिसकी वजह से अब तीनों भूख से तड़प रहे थे। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया पकड़ी और उसे मारकर कच्चा ही खा गए। फिर दूसरे दिन एक फिश पकड़कर खा ली। इस तरह से ये लोग ओशन में अपने दिन काट रहे थे। उन्होंने अब होप भी छोड़ दी थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा। भूख और प्यास उनकी पनिशमेंट बन गई थी, लेकिन लुइस की एथलीट स्ट्रेंथ और रेजिलियंस ने उन्हें स्टेबल बनाए रखा। उन्हें इस राफ्ट में 1 महीने से ऊपर हो चुका था। इस दौरान मैक की मौत हो गई। जुलाई 13, 1943 के दिन लुइस और फिल को फाइनली एक आइलैंड दिखा, लेकिन वो उस आइलैंड तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसी रात समुद्र में एक बड़ा तूफान आया और जब तूफान थमा तो लुइस और फिल ने फिर से आइसलैंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जापानीज आर्मी उन्हें देख चुकी थी। उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रिजन कैंप में ले जाया गया जो क्वाजनील आइसलैंड में था, जहां ये लोग वॉर प्रिजनर के तौर पर बंदी बना दिए गए थे। इस कैंप में लुइस और फिल ने सब कुछ सारी भी और अब्यूजमेंट भी। दोनों को एक स्ट्रिक्ट इंटरोगेशन सेशन से गुजरना पड़ा। लुइस उस टाइम हैरान रह गया था कि उसने जिम ससास्की को वहां एक इंटरोगेटर के तौर पर देखा। ओफनो कैंप के हार्श ट्रीटमेंट के बावजूद प्रिजनर में एक तरह की रिजिलियंट की फीलिंग थी। मार्च 1944 में फिल को लेबर कैंप ओशो भेज दिया गया। लुइस और उसका लास्ट क्रूमेट बिछड़ गए थे। 1944 में अमेरिकन ने क्वाजलीन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। उन्हें कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिससे पता चलता था कि लुइस और फिल जिंदा हो सकते हैं। लुइस के फादर और ब्रदर ने डिसाइड किया कि वॉर खत्म होते ही वे लोग लुइस को तलाश करेंगे। सितंबर 30 को लुइस को ओफुना कैंप से ट्रांसफ़र करके ओमिरो प्रिजनर कैंप में भेजा गया, जो टोक्यो से बाहर था। यहाँ लुइस कारपोरल से मिला, जिसका निकनेम था द बर्ड, और ये ओमिरो कैंप की डिसिप्लिनरी ऑफिसर था। यहाँ लुइस की विल पावर और रेजिलियंस का टेस्ट होना था कि वो किस हद तक इमोशनल और फिजिकल अब्यूजमेंट बर्दाश्त कर सकता है। वहाँ लुइस को बेशुमार मार पड़ी। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया और जो कोई सोच भी ना सके उसे उस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया। बर्ड ने उसे फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी ऑब्सेशंस ने लुइस की हालत ऐसी कर दी थी कि वो मौत और इंसैनिटी के छोर पर खड़ा था, लेकिन वो लुइस था, वो अनब्रोकन था। उसकी रेजिलियंस एक बार फिर उसके काम आई, जहां वो बर्ड की दी गई हर तकलीफ और अब्यूज को बर्दाश्त करता गया। ये अक्टूबर 1944 की बात है, जब ओमोरो प्रिजनर्स को न्यू अमेरिकन वॉर्स प्लेन्स जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिए। पूरे जापान में जितने भी प्रिजनर थे उन्हें फर्स्ट साइन दिख रहे थे। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर जीत लिया। इससे बर्ड बहुत गुस्से में आ गया था और वो कहर बनकर प्रिजनर्स पर टूट पड़ा। उसने लुइस को इतना मारा कि उसके लेफ्ट कान में टेम्परेरी डेफनेस आ गई। न्यू ईयर से कुछ दिन पहले ही बर्ड का दूसरे प्रिजनर कैंप में ट्रांसफ़र हो गया।
उसका जाना एमरो कैंप के प्रिजनर के लिए कुछ हद तक राहत थी। अमेरिकन प्लेन अब अक्सर जापान के ऊपर उड़ते हुए दिखते थे। अमेरिका की जीत की उम्मीद बढ़ने लगी थी। फरवरी में क्यों में बॉम्ब गिराए गए ने प्रिजनर्स और फिर जापान को हिलाकर रख दिया था। फिर उन लोगों को दूसरे कैंप भेज दिया गया जहां बर्ड उनका वेट कर रहा था। 1945 में जर्मनी की हार के बाद सबको यकीन हो गया था कि अब जापान भी वॉर में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और इसके साथ ही सबको अपनी मौत का डर सताने लगा कि जापानीज किलोल का ऑर्डर न दे दे। 22 अगस्त 1945 को डिसाइड किया गया कि सभी प्रिजनर्स को मार दिया जाए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा के ऊपर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब गिराया और 20 अगस्त को किलोल से 2 दिन पहले जापानीज गार्ड्स कैंप छोड़कर भाग गए और अनाउंस हुआ कि वॉर खत्म हो गई है। कैंप में अब सिर्फ प्रिजनर्स बचे थे जो सेलिब्रेट कर सकते थे। 22 अगस्त 1945 के दिन प्रिजनर्स कैंप में खबर पहुंची कि जापान ने सरेंडर कर दिया है। ये न्यूज़ फैलते ही बॉनफायर जलाकर सेलिब्रेट किया गया। सारे प्रिजनर्स को वापस अमेरिका भेजने की तैयारी चल रही थी। तब तक उनके लिए अमेरिकन एयर जेट्स हर कैंप के ऊपर सप्लाईज ड्रॉप कर रहे थे। फाइनली 2 सितंबर 1945 को जापान ने अपना फॉर्मल सरेंडर कर दिया और इसके 3 दिन बाद ही लुइस ने कैंप छोड़ा। ओकिनावा से इन वॉर प्रिजनर्स को वापस अमेरिका भेजा जाना था। ओलंपिक एथलीट्स लुइस को देखकर बहुत से लोग हैरान थे कि वो अभी भी जिंदा हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। मिड अक्टूबर में लुइस फाइनली अपने शहर कैलिफोर्निया पहुंचे, जहां उसकी लाइफ वापस धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी।